नमस्कार, मैं राकेश वशिष्ठ। महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा आधारित हमारे कार्यक्रम बीच बहस में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। हर बार की तरह आज के कार्यक्रम में भी हम एक नए विषय के साथ आपके समक्ष हाजिर हैं। आज की हमारी चर्चा का विषय ग्रामीण भारत की बहुसंख्यक आबादी के हित में किए जा रहे सरकारी प्रयासों के बारे में है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों के भारत में स्वावलंबी और सशक्त गांवों की कल्पना की गई थी और इसके पीछे का महत्वपूर्ण कारण यह था कि तत्कालीन भारत की अधिकांशतः आबादी गांवों में रहती थी और इसीलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। वर्तमान के संदर्भ में अगर जनसंख्या के आंकड़ों के हिसाब से भी हम देखें तो भारत की लगभग 68% आबादी आज भी गाँव में निवास करती है। ऐसे में यह आवश्यक है कि हमारी सरकारें ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली बहुसंख्यक आबादी के हक में नीतियां बनाएं और विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें लागू करें ताकि ग्रामीण भारत को समग्र रूप से विकसित होने में मदद मिल सके। यूं तो हर दौर की सरकारों ने, फिर चाहे वो केंद्रीय सरकार हो या राज्यों की, ग्रामीण भारत के उत्थान के लिए अपने अपने ढंग से प्रयास किए हैं। पर आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे वर्तमान मोदी सरकार के ग्रामीण भारत के उत्थान में किए जा रहे प्रयासों के बारे में। और इस चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मिथिलेश गौतम जी। गौतम जी का परिचय देते हुए आपको बता दें कि गौतम जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अपने छात्र जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी जुड़े रहे हैं। गौतम जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार राकेश जी। गौतम जी, चर्चा की शुरुआत इसी बात के साथ कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और मैंने अभी कहा था कि 68% पॉपुलेशन गांव में निवास करती है। ऐसे में ये आवश्यक है कि सरकार गांव के उत्थान के लिए नीतियां बनाए। सरकारें बना भी रही हैं। वर्तमान में मोदी सरकार भी इस दिशा में अपने प्रयास कर रही है। इन बातों से आप कितना सहमत हैं? आपकी एक संक्षिप्त टिप्पणी। देखिए राकेश जी, आपने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में गांव में भारत की आत्मा बसती है। बिल्कुल। और एक बड़ा भूभाग है जिस पर गांव है, वहाँ पर लोग रहते हैं। मेरा मानना है कि गांव अपनी संस्कृति को समेटे हुए हैं, अपने धर्म को समेटे हुए हैं। बिल्कुल। उत्पादन की एक इकाई गांव है। बिल्कुल। और जब हम पूरे देश भर की बात करते हैं तो विविधताओं का ये देश है। बिल्कुल। और विविधता में भी अलग अलग, जब हम लोग यहाँ राजस्थान में बैठ के बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हर 4 कोस पे बोली बदलती है, पानी बदलता है, भाषा बदलती है। 4 कोस पे वाणी बदले, 8 कोस पे पानी। तो दूसरा विषय इसमें यह आता है कि कहीं पहाड़ है, वहाँ पर भी गांव है, कहीं बिल्कुल समतल जमीन है, वहाँ पर भी गांव है। राजस्थान में हम लोग बैठे हैं तो यहाँ पर पूरा भूभाग जहाँ पर मिट्टी है, रेत है, वहाँ पर भी छोटी छोटी ढाणियाँ हैं। लेकिन वो सब देश के लिए उत्पादन की एक इकाई है, धर्म संस्कृति को समेटने वाली एक इकाई है और एक सहकार, सद्भाव, सहयोग और संवेदनशीलता के एक नैतिकता के सिद्धांत को लेकर गांव की जनता अपने आप में अपना जीवन यापन करती है। जब सरकार की भूमिका की बात करते हैं तो वास्तव में तो जो मेरी एक व्यक्तिगत राय, जो मैं कहता हूं कि हमारे यहाँ जो संस्कृति रही है, बिल्कुल, वो अपनी नियति को मानते हैं कि हमारी जो नियति है उसके आधार पर हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वो कभी भी सरकार को दोष नहीं देती। लेकिन सरकार जब है लोकतंत्र में तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो गाँव का विकास करे। और वास्तव में अतिथि देवो भव है। और ये जो विषय जो अपना चलता है नैतिकता का, नैतिक मूल्यों का, तो वो गांव में है। सरकारी जो प्रयास हुए हैं गांवों को आज़ादी के बाद, बहुत अच्छे प्रयास हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जो अच्छे प्रयासों की शुरुआत हुई है, जो छोटी छोटी चीज़ें हमसे छूट गई थी। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से भारत के लिए, जो पूरा विश्व उसको देख रहा था, सुन रहा था, शौचालय की बात उन्होंने कही कि हम खुले में शौचालय का शौच से मुक्त हों। और उन्होंने फिर एक बड़ा बीड़ा उठाया और पूरे देश भर में शौचालय का काम एक बड़ी पैमाने पर हुआ। हम ये देखते हैं कि हम सब लोगों को लगा होगा कि मोदी जी किस प्रकार की बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीणों में शौचालय निर्मित नहीं हुए। एक छोटी सी चीज़ थी जो आज़ादी के बाद से छूटी हुई थी। और अगर हम यूँ बात करेंगे तो कितने 11.5 करोड़ शौचालय उस 2014 से आज तक बना दिए। दूसरा, ये 11 करोड़ शौचालय जो आप बता रहे हैं पूरे भारत का आंकड़ा है, पूरे भारत या ग्रामीण भारत का आंकड़ा? ग्रामीण भारत का आंकड़ा है। ठीक। दूसरा विषय ये है कि जैसे हम बात करते हैं कौशल विकास की, बिल्कुल, अब हम
आप लोग डिबेट में बैठते हैं, हम सब लोगों के समक्ष ग्रामीण युवाओं की बात आती है। अगर कोई युवा है, अपनी उम्र निकाल रहा है, लेकिन उसमें कोई स्किल नहीं है, उसमें कोई कौशल नहीं है, या उसमें कौशल है लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा, तो एक कौशल विकास, इस पर बड़ा काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। और जैसे मैं मानता हूं कि कोई भी एक गांव में माना 500 युवा है लेकिन स्किल्ड नहीं है, तो फिर वो गांव पर बोझ है। और स्किल्ड है फिर भी वो काम पर लगे नहीं है, तो भी वो बोझ है। नहीं मिथिलेश जी, इसलिए जो काम कौशल विकास का हुआ है, और कोई भी, वैसे देश में हमारा कृषि प्रधान देश है, कोई भी युवा देश का ऐसे छूटता नहीं है, काम करता रहता है। लेकिन मेरा मानना है कि कौशल विकास से, अकेले कौशल विकास से 1.34 करोड़ युवाओं ने स्किल ली है और अपने काम पर लगे हैं। नहीं, आपने ठीक कहा, कौशल विकास की आपने बात की, आपने शौचालय की बात की। अगर हम इन सभी योजनाओं को विभिन्न श्रेणियों में बांटें, समुदाय के स्तर पर या व्यक्तिगत लाभ के स्तर पर या किसानों के स्तर पर या महिलाओं के स्तर पर, ये सारी योजनाएं कंसोलिडेट होके या कन्वर्ज होके किस तरह से ग्रामीण भारत को गति देने में सहायक? बिल्कुल राकेश जी, आपने सही कहा। ग्रामीण भारत के उत्थान के लिए एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की आवश्यकता रही है। बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस पर एकदम व्यवस्थित काम शुरू किया, और बहुत सारी चीज़ें जो नहीं हुई थी, आज़ादी के कितने साल निकल जाने के बाद भी विद्युत, अपने बिजली हर घर में नहीं पहुंची थी। तो जो सौभाग्य योजना है उसमें 2.6 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाने का काम हुआ। तो मैं कहता हूँ ये आधारभूत संरचना का काम है। जो किसी गांव में बिजली नहीं है, किसी घर में बिजली नहीं है, तो उनको घरेलू कनेक्शन दिया जाए, वो उसका मूलभूत आवश्यकता है, उसकी पूर्ति उन्होंने की। दूसरा, अगर हम ये बात करेंगे तो जो जल जीवन मिशन है, आपको जनता जल योजना, जल जीवन मिशन, दूसरा उसमें क्या है, मैं गांव से आता हूँ, मेरा केकड़ी में जूनिया गांव है। तो हमने देखा है कि कैसे फ्लोराइड से गांव के आदमी 50 साल की उम्र में कमर नीचे झुका लेते थे, ऐसे कमर झुक के चलती थी, पैर मुड़ जाते थे, दांतों पे, तो पूरा इलाका है नागौर में जहां उसे कुवड़ पट्टी बोलते हैं। कुवड़ पट्टी है। फिर दांत उनके पीले हो जाते हैं, जल्दी उम्र से पहले ही बूढ़े लगने लग जाते हैं। किस प्रकार का पानी पी पी के डायरिया जैसे रोग गाँव में फैल जाते थे। हर घर नल, ये अभियान मोदी जी ने किया। और आपको ये मतलब बहुत अच्छा लगेगा कि कितना बड़ा काम ये अपने केवल जल जीवन मिशन के तहत हुआ है। तो एक बहुत बड़ी संख्या में ये हुआ है। आपने ये उज्ज्वला के बारे में बात करेंगे तो हमारे को पता है, हम घर में लकड़ियां जलती थी, चूल्हे में धुआं होता था, आंखें खांसी आ रही है, इस प्रकार की एक रसोई होती थी जो धुएं जनित होती थी, मतलब पूरा धुआं रहता था। दीपावली पे अगर उसकी पुताई करते थे तो वापस अगली दीपावली पर वो काली हो जाती थी। अब ये जो उज्ज्वला योजना है, उस उज्ज्वला योजना, अकेली इस उज्ज्वला योजना ने कितने करोड़ घरों में गैस कनेक्शन पहुंचाए। और वो जो गैस कनेक्शन है 9.1 करोड़ गैस कनेक्शन दिए। तो जो धुआं रहित रसोई, तो कैसे महिलाओं का भी उसमें एक बहुत बड़ा उत्थान है, महिलाओं के बारे में भी ये बड़ी सोच है, घर में भी एक, तो ये भी एक बड़ा काम हुआ है। अगर हम यूँ बात करें, ये आपने ठीक बताया हमें कि कौशल विकास का हुआ है तो महिलाओं के लिए भी काम हुआ है। लेकिन जब भी हम रूरल इंडिया की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में जो तस्वीर आती है वो आती है किसान की, हल की, बैलों की, ट्रैक्टर्स की, खेतों की। तो हम जानना चाहेंगे खेती को लेकर मोदी सरकार के क्या प्रयास रहे हैं जिससे भारत के गाँव सशक्त हो सके। मेरे को लगता है कि ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। एक बड़े पैमाने पर, मतलब कोई भी बजट, कोई भी सरकार कितने गुना बढ़ाएगी, ठीक, ये उसके एक विजन पे डिपेंड करता है कि वो क्या सोच रही है। मोदी जी ने केवल कृषि बजट, अगर केवल खेती पर जो खर्च होने वाला बजट है उसको कितने प्रतिशत बढ़ा दिया, तो 4 गुना, मतलब 6.1 लाख करोड़ रुपए का बजट उन्होंने पहले कितना होता था ये बजट? 1.6 लाख करोड़ का होता था यूपीए सरकार में। आपका कहने का मतलब है 1.6 लाख करोड़ से बढ़ा के उन्होंने उसको 6.1 लाख करोड़ वो हो गया। ठीक। तो अब इसको आप समझ सकते हैं कि अगर आपने बजट दिया है तो उनका कोई विजन होगा। और जो मोदी जी ने कहा है कि किसानों की आय दोगुनी करनी है, तो उस विजन को लेकर वो लगातार काम कर रहे हैं। जनधन योजना, केवल एक अकेली जनधन योजना के बारे में बहुत सारी बातें आती है कि अकाउंट तो खुल गए लेकिन पैसे नहीं आ रहे। लेकिन आप देखेंगे कि इतनी बड़े लेवल पर 45 करोड़ 21 लाख अकाउंट खुले, जनधन के खाते खुले। नहीं, ये आप ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे हैं या पूरे भारत की बात कर रहे हैं? मैं पूरे भारत की। और उसमें सबसे बड़ी जो बात है, जब ये जनधन के खाते खुले
ऐसे लगभग 11 करोड़ से ज़्यादा किसान हैं जो लघु किसान हैं। उनका जो 6,000 रुपये उनको जो किसान सम्मान निधि जो है वो पहले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री राजीव गांधी जी कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ और नीचे 15 पैसे पहुँचते हैं। तो मोदी जी ने कहा कि मशीनरी का ठीक उपयोग करना जरूरी है। और मशीनरी का ठीक उपयोग कैसे होगा, तो उन्होंने कहा कि 100% कवरेज, उन्होंने प्रधानमंत्री बनते कहा कि मशीनरी का 100% कवरेज चाहिए, कोई त्रुटि इसमें नहीं चाहिए। तो जनधन खाता, आपने ये ठीक बात की कि वो अगर उन्होंने ऐसा कहा तो अभी कोई त्रुटि नहीं है। जनरली पॉलिसीज के लेवल पे 3 बातें होती हैं, 3 स्टेप्स में जाके काम आपका पूरा होता है। एक होती है उसकी प्लानिंग, एक होता है उसका एग्जीक्यूशन, एक होता है उसका मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन। तो आप कह रहे हैं कि पिछली सरकारों के मुकाबले मोदी सरकार का एग्जीक्यूशन का मेथड अलग है। किस तरह से अलग है? आप देखिए कि 1 रुपये आप कैसे भेजते थे और आज जो आप केवल एक उदाहरण की बात कर लीजिए कि किसान की जो सम्मान निधि है वो 6,000 रुपये सीधे मोदी जी भेज रहे हैं। मतलब सीधे वहाँ से डायरेक्ट किसान के अकाउंट में जा रही है। मतलब किसके पास जा रही है? सीधी लाभार्थी के पास जा रही है। तो इसमें कोई भी फेर होना, उसमें कोई चोरी होना या उसमें कटौती होना, वो वाला विषय खत्म हो गया। तो ये एग्जीक्यूशन है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग है। जनधन योजना जो मोदी जी का विजन था, वो विजन का सीधा इम्प्लीमेंटेशन है। और उसका लाभ ये है कि जो पैसे जिस लाभ के लिए दिए गए हैं उस लाभार्थी तक सीधे पहुंच रहे हैं। मतलब अगर राजीव गांधी जी कहते थे, मानिए कि 1 से 1 रुपया भेज रहा हूँ, 15 पैसे पहुंचते हैं, तो अब 1 रुपया भेज रहे हैं तो 1 रुपया लाभार्थी तक पहुंच रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स की आप बात कर रहे हैं, वो चाहे उज्ज्वला योजना में हो, चाहे किसान सम्मान निधि के तौर पे किसानों को दिया हो जी। पर ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी सरकार होती तो ये भी यही करती, शायद मेरे हिसाब से तो तकनीक का प्रभाव है। अगर कोई भी सरकार होती तो भी यही करती, शायद नहीं थी ना सरकार। तो 2013 तक तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे ग्रो कर गई थी पूरी दुनिया में जी। आपने कब शुरू किया? तो क्यों मोदी जी ने आते ही ये चीजें शुरू करी? मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं तो केवल सकारात्मक पक्ष रखूंगा। बिल्कुल कि जिन्होंने शुरू करी उनके बारे में आप कहेंगे तो अच्छा लगेगा। उन्होंने क्यों नहीं करी तो उनकी कुछ मजबूरियां रही होंगी या उनका विजन का मामला होगा। मेरा मानना यह है कि जो प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, एक विचार को लेकर काम कर रहे हैं देश में। क्या है वो विजन जो पिछली सरकारों से इस सरकार को अलग करता है? वो केवल एक शब्द में मोदी जी हमेशा कहते हैं, पहला ही और 1-2 शब्दों का ही है, इंडिया फर्स्ट। विकसित भारत का सपना मोदी जी ने देखा है। विकसित भारत कैसे बनेगा उसका एक ड्राफ्ट उन्होंने बनाया है। हम सब देशवासियों को भी उन्होंने एक संकल्प से सिद्धि करके उन्होंने एक कार्यक्रम चलाया था कि हर भारतवासी एक संकल्प ले और उस संकल्प को पूरा करे। संकल्प कैसे कैसे हो सकते थे? प्रधानमंत्री जी ने उन्होंने पहले कहा कि हम विकसित भारत का सपना देखें कि हमारा भारत कैसा होना चाहिए। तो हर व्यक्ति का अलग अलग सपना होगा। कोई कहेगा हमारा ये होना चाहिए कि हमारे हर जिले में एक हॉस्पिटल होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। तो आज हम देखेंगे तो हर 2012-13 में 387 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे। आज 2021-22 में वो बढ़कर 596 596 हो गए। ऐसे एक एक संकल्प हम जैसे पर्यावरण को लेकर काम करेंगे तो कैसे जनता की भागीदारी पर्यावरण को लेकर बने। संकल्प से सिद्धि का मतलब ये हो गया कि हर व्यक्ति देश के विकास के लिए काम करे, देश के लिए सपना देखे। तो एक संकल्प किसी ने लिया कि मैं हर महीने 5 वृक्ष लगाऊंगा, या मैं हर वर्ष 100 वृक्ष लगाऊंगा, या मैं मेरे घर के बाहर कूड़ा करकट इकट्ठा नहीं होने दूंगा। किसी युवा ने संकल्प लिया कि मैं किसी भी ऐसे 3 निरीह लोगों को पढ़ाऊंगा जो स्कूल नहीं जा पा रहे, वो नहीं पढ़ा। किसी ने संकल्प लिया कि ऐसे 5 छात्रों को छांटूंगा जो स्कूल जा नहीं पा रहे, उनकी फीस मैं भरूंगा। किसी ने संकल्प लिया कि मैं ऐसे कोई गरीब के घर पर किसी हॉस्पिटलिटी में मैं उसकी सहायता करूंगा। अगर जब पूरा देश 1 अरब 30 करोड़ का देश है, आपस में ये सहयोग करता है, एक संकल्प लेता है, तो जल्दी ही हम अपने विकसित भारत को देख पाएंगे। मोदी जी का विजन यही है। और जैसे एक संकल्प एक व्यक्ति से, भारत के व्यक्ति से वो आग्रह कर रहे हैं, ऐसे उन्होंने भी एक संकल्प लिया और उसी दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य एक हमेशा से बड़ा गंभीर विषय रहा है जी। और आपने बताया कि सरकार ने मेडिकल कॉलेजेस लगभग अब तो शायद हर जिले में, राजस्थान में भी बढ़ गया, एम्स भी आ गया है। 33 जिलों में भी मेडिकल कॉलेजेस होने जा रहे हैं। फिर भी कई बार हम देखते हैं कि रूरल क्षेत्र में लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज के लिए पलायन करना पड़ता है, विशेषकर स्त्रियों के संदर्भ में। तो महिला स्वास्थ्य को लेकर सरकार की तरफ से क्या विशेष प्रयास रहे? महिला स्वास्थ्य के लिए जो विषय है उसमें जैसे पहले तो एक बड़ा विषय तो यह है कि आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत अकेला एक बड़ा विषय मोदी जी के द्वारा चलाया गया, जो अलग अलग विषय से अपन उसको जान सकते हैं कि कैसे उन्होंने 5 लाख तक का कवर
स्वास्थ्य का कवर उन्होंने दिया मोदी जी ने। और लगभग मैं मानता हूँ अच्छी संख्या में 5 या 7 करोड़ लोग आयुष्मान भारत के अंतर्गत रजिस्टर्ड भी हो गए। और जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है उसमें लगभग 10,000 करोड़ रुपए मातृत्व का लाभ का वितरण अभी मोदी जी ने वो वहाँ पर कर चुके हैं। और सबसे बड़ा जो विषय है वो मैं मानता हूँ आयुष्मान भारत, कोई भी गरीब व्यक्ति किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में जाकर इलाज करा सकता है आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत। ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है। कैसे मेडिकल के अंदर क्रांति सी आ गई कि 80% छात्र और ज़्यादा मेडिकल सीट्स बढ़ा दी, लगभग 8-9 नए एम्स बढ़ा दिए। राजस्थान में भी जोधपुर में एम्स की स्थापना हो गई। और उनका विजन ये है कि पूरे भारत के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो। तो जब मेडिकल कॉलेज होंगे, सीट्स बढ़ेगी, तो डॉक्टर्स की जो अवेलेबिलिटी है वो गांव तक पहुंचेगी। तो इस प्रकार से उन्होंने अच्छा इसमें मेडिकल डिपार्टमेंट में किया है। किसानों की हमने बात की, महिलाओं की हमने बात की, हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर की हमने बात की। अब बात करते हैं युवाओं की। उसमें आपने कौशल विकास को प्रारंभ में ही, चर्चा के प्रारंभ में ही रखा था जी। लेकिन फिर भी ग्रामीण भारत में आज भी बेरोजगार जैसी समस्याएं एग्जिस्ट करती हैं। उसके लिए सरकार के प्रयास किस तरीके से? अभी इसमें 2 चीज़ें हैं। एक मुद्रा योजना है, एक वो मुद्रा योजना के अंतर्गत वो जो लोन देने वाला विषय है वो काम कर रहा है। दूसरा स्किल इंडिया। स्किल इंडिया एक बड़ा विषय है, इसको हम सब लोगों को समझने की जरूरत है। मोदी जी का बड़ा विजन है और हर डिपार्टमेंट के अंदर स्किल डेवलपमेंट का काम उन्होंने शुरू किया है। स्किल अपने ये जो अलग मंत्रालय भी उन्होंने शुरू किया है। और इसका एक सीधा सा विजन है, कोई भी युवा स्किल है तो वो काम पे लगे और अनस्किल है तो उसमें स्किल आए और वो फिर काम पे लगे। तो इस प्रकार की योजना जो स्किल इंडिया है उसके अंतर्गत बहुत सारा काम हुआ है। और जो नए नए एंटरप्रेन्योर्स खड़े होने वाले हैं उनको लोन देने का काम अभी शुरू हुआ है। वो भी बड़े उसके आंकड़े वो मैं भी आपको अभी बता सकता हूँ। हाँ बताइए, आपके पास आंकड़े? जो अभी केवल जो अपना ये विषय है स्किल इंडिया वाला, उसमें अकेले स्किल इंडिया में बड़ा काम हुआ है। हम राजस्थान में देखें तो यहाँ पर भी अच्छा काम हुआ है। दूसरा एक जैसे किसान जो युवा हैं उनके लिए भी उन्होंने एक नया, जैसे कोई बहुत सारे लोग जो IITians हैं वो युवा वो छोड़ के अपनी नौकरी छोड़ के और इस फील्ड में आ रहे हैं, FPO फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन। अब आप इसको फार्मर्स की तरफ लेके भी जा सकते हैं, किसी युवा की तरफ भी लेके जा सकते हैं। अब किसान उत्पाद संगठन, अंततोगत्वा उससे रोजगार तो मिल रहा है। अब जो किसान अपना माना किसी 5 बीघे में उसने 30 बोरी गेहूं मतलब मूंग उगाया, तो वो मूंग उगाना तो वो तो मूंग ही बेचना है। तो अब उनका विजन ये है कि पूरे किसान मिलके जो अपने क्षेत्र के एक ब्लॉक में और वो अपना एक संगठन बनाए, किसान उत्पाद संगठन, उसका रजिस्ट्रेशन करवाए, उसकी एक ग्रांट मोदी जी मतलब कृषि मंत्रालय देगा। और उसके बाद वो जो आपने मूंग बोए हैं, मतलब एक क्षेत्र में मूंग हो रहे हैं, तो आप सीधे मूंग ही बेच के एक नहीं, आपने ठीक कहा। अभी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ये बात कही भी है कि पूरे देश में लगभग 10,000 के करीब FPO बनाए जाएंगे। इनके काम करने का सिस्टम क्या होगा? ये सिस्टम यही होगा कि FPO मतलब एक संगठन बनेगा। संगठन मतलब सिंपल संगठन, ठीक। उसको ग्रांट देंगे, कृषि मंत्रालय ग्रांट देगा। उसके बाद उसका काम यह है कि जो आप मूंग उगा के मूंग ही बेच रहे हो, आप मूंग उगा के मूंग की दाल बेचो। तो दाल बना के बेचने से उनका थोड़ा सा इनपुट बढ़ गया। मतलब आप मूंग के भाव में मूंग जा रही थी, दाल के भाव में दाल जाएगी। आपने माना आंवले की खेती है, प्रोसेसिंग का पार्ट हो गया, तो आप प्रोसेस करके बेचे। आपने आलू है तो आलू वाले जो किसान है वो चिप्स भी बना के बेच सकते हैं। ऐसे ही जैसे कोई विषय है, जैसे अपन चावल है तो पोहे भी बना के बेचे जा सकते हैं। ऐसे जो औषधीय खेती है उसका भी FPO बन सकता है। अपने जैसे ये शहद जो है, हनी, इसको लेकर भी वो संगठन काम कर सकता है। ऐसे बहुत बड़ा फील्ड है और बहुत बड़ा लोन सरकार की गारंटी पर, केंद्र सरकार की गारंटी पर बैंक देंगे। ये भी FPOs को होगा, उसमें देंगे। लगभग 18 लाख रुपए तो पहली ग्रांट देगी, जिसमें ऑफिस स्ट्रक्चर, उसकी मार्केटिंग भी किसान को नहीं। प्रत्येक FPO को 18 लाख? प्रत्येक नहीं, जिनको ग्रांट मिल जाती है, जो रजिस्टर्ड हो जाते हैं।
दूसरा इसमें यह है कि ग्रांट के साथ वो गारंटी भी देंगे, मार्केटिंग का पार्ट उनका नहीं होगा, मार्केटिंग का पार्ट भी गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखा है कि एक मार्केटिंग एजेंसी हायर करेंगे, वो ही उस किसान बेचने कहाँ जाएगा, वो तो उत्पादन कर सकता है, बना सकता है। तो ऐसे वो मार्केटिंग का भी उन्होंने अलग, ऑफिस स्ट्रक्चर का अलग, बिल्डिंग का अलग, ऐसे पूरा एक बहुत बड़ा एफपीओ को, मेरे को लगता है कि युवाओं को जो कार्यक्रम देख रहे होंगे, जो समझ रहे होंगे, एफपीओ को समझना चाहिए, उसमें लगना चाहिए, बहुत बड़ा विषय ये एफपीओ है। मतलब जी जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसके कई एस्पेक्ट हमें समझ में आते हैं, सोशल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट या इंफ्रास्ट्रक्चरल उसका एस्पेक्ट। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ने ग्रामीण भारत को गति देने में किस प्रकार से मदद की है? इसमें सबसे बड़ा विषय ये है कि केवल गांव-गांव में हम बात करें तो सबसे बड़ा विषय तो यही हुआ है कि एक तो ग्रामीण भारत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो माननीय अटल बिहारी जी के समय शुरू हुई और अभी तक जहाँ जहाँ जो जुड़ी, जो नहीं जुड़ पाए वो, और उनका जो विकास निरंतर होना था वो वहाँ पर हुआ है। गुरु गोलवलकर योजना के तहत वो हुआ है। डिजिटल कैसे हो गांव, उसको लेकर बड़े बड़े प्रयास हुए हैं। मोदी जी ने जैसे जनधन योजना के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे कम्युनिकेशन बढ़े, ठीक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़े, ताकि आज पता रहे ना पूरा, आज देश में भारत का जो किसान है, गाँव का जो किसान है, वो अपना मार्केट ई मार्केट भी है, वो ये अपनी जो ई नाम करके शायद, हाँ ई नाम वो भी है, वो अपना बहुत बड़ा एक मंडी जैसा है, तो वो ई कॉमर्स करके भी वो अपना एस्टेब्लिशमेंट कर सकता है। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा एक कम्युनिकेशन का माध्यम या तो किसी गांव से सड़क निकल के शहर जा रही हो, बिल्कुल, या फिर एक हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन स्किल, तो वो दोनों क्षेत्रों में बड़ा काम मोदी जी के इसमें किस तरीके के काम है? जैसे सड़क वाला तो मैंने बता ही दिया। दूसरा अपने जैसे ये SC/ST छात्रावास वाला विषय है। दूसरा अपने ये आयुष्मान भारत का जो हेल्थ केयर कवर है वो उन्होंने दिया। 2.6 करोड़ घरों में बिजली, तो बिजली के लिए आप समझ सकते हैं कि कैसे डीपीज लगती है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। अपने केवल ये तो बीमा क्षेत्र हो गया, 2.37 करोड़ लोगों को पीएम ने बीमा किया है कि भाई ये इनका बीमा। हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर की। हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में बताया ना मैंने, सड़क हो गया, हॉस्पिटलिटी हो गई। अब कोई भी जो CSC है, हर गांव में एक छोटा हॉस्पिटल, काम जो आप भूल रहे हैं मैं याद दिला देता हूँ आपको, प्रधानमंत्री आवास योजना। हाँ वो तो है ही ना, वो तो बहुत बड़ा है। और प्रधानमंत्री आवास केवल शहरी और ग्रामीण दोनों जगह पर उन्होंने किया है। और प्रधानमंत्री आवास योजना में भी इतना बड़ा काम हुआ कि हम कभी भी पिछले सालों की अगर तुलना में करेंगे तो 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए। और 3 करोड़ का मतलब 3 करोड़ लोगों को अपना घर मिला है। उसमें भी बड़ी बात यह है लगभग 65% वो जो आवास है वो महिला स्वामित्व में है, महिलाएं उसकी स्वामी है। हाँ। ठीक। तो ये भी उसमें बहुत अच्छा एक ये हुआ है। सरकार जिस विचारधारा को फॉलो करती है वहाँ एक बात आती है अंत्योदय की। अंत्योदय, बिल्कुल। तो सर अंत्योदय मतलब लास्ट तक पहुँचना। और गांधी जी ने भी ये बात कहा था कि पंक्ति में जो व्यक्ति अंतिम खड़ा हुआ है वहाँ तक हमारी अप्रोच हो तो सरकार सफल है, नहीं तो मतलब नहीं है। उस दिशा में किस तरीके का काम है? इसमें क्या है, सबसे बड़ा संवेदनशील विषय आपने उठाया है। और वास्तव में मोदी जी का पहला विजन ग्रामीण विकास को लेकर यही था। अंत्योदय का मतलब हो गया ना कि ऐसा घर भारत में बाकी है, जब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, आज़ादी को 75 साल पूरे कर रहे हैं और किसी घर में बिजली नहीं है, तो बिजली वहाँ पर पहुँचे। आप देखोगे आज़ादी के इतने साल बाद भी घुमंतु जो जनजाति है हमारी, उन पर किसी का ध्यान नहीं गया, मोदी जी का ध्यान गया जी। घुमंतु और अर्ध घुमंतु जो कहीं रुकते नहीं है, बस वो चलते रहते हैं, अपने भेड़, अपने ऊंट, उनको उसके लिए शायद सरकार ने घुमंतु जनजाति बोर्ड, हाँ आयोग, उसका विधिवत संवैधानिक आयोग, घुमंतु और अर्ध घुमंतु आयोग उन्होंने बना दिया। ऐसे ही अन्य पिछड़ा वर्ग जो आयोग पहले था उसको संवैधानिक दर्जा दे दिया। और उससे भी बड़ी अगर बात करेंगे तो अंत्योदय की सबसे बड़ा विषय जो होता है कि जो अब कोरोना काल था जी, कोरोना काल में सब लोग हेल्पलेस थे, कोई घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था और कोई काम धंधा नहीं बचा था कि भाई क्या काम करेंगे, क्या काम था भी नहीं। तो लगभग 2 करोड़ अपने 80 करोड़ लोगों को जो राशन होता है उनको घर बैठे कैसे राशन उपलब्ध हो सके, तो उनके पेट की भी चिंता मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को राशन देने और का 2 वर्ष तक सरकार ने 2 वर्ष तक। तो ये अंत्योदय। दूसरा विषय ये हो गया कि अंत्योदय के अंदर ही जो बिल्कुल हम कहते हैं कि महिलाएं जो बच्ची हैं गांव की, तो उसकी समृद्धि
कैसे बढ़े। तो कहीं बच्ची हो रही है तो उसको एक स्पेशल सुकन्या पैकेज देना, समृद्धि योजना के माध्यम से उनके अकाउंट्स को खोले गए, उनके अंतर्गत वो आगे जब वो बड़ी होंगी तो उनको लोन, एजुकेशन लोन मिलेगा। उसकी एक बहुत बड़ी विस्तृत योजना है, उसको भी अपने ग्रामीण वाले भाइयों को समझना चाहिए कि भाई इस योजना का कैसे लाभ हम ले पाए। हाँ, तो ये थे हमारे साथ मिथिलेश गौतम जी, जिन्होंने मोदी सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में आपको बताया कि किस प्रकार कौशल विकास के माध्यम से युवा रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, किसान FPOs के माध्यम से किस तरीके से कृषि प्रसंस्करण के क्षेत्र में उतर सकते हैं, महिलाओं के हेल्थ के लिए, बेटियों के हेल्थ के लिए किस तरीके के सरकार के प्रयास किए गए हैं। हमें उम्मीद है कि हमारा कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। मिथिलेश जी, आप कार्यक्रम में पधारे, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद राकेश। नमस्कार।